हेलो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक बार फिर से आपका जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा नेट जो है वो इंटरप्ट हुआ था, बट हम भी जिद्दी है, हार काम मानने वाले। तो आज की इस सेशन को कैरी ऑन करें। एक बार जो बच्चे प्रीवियस लिंक पे क्लास को सर्च कर रहे होंगे, वहां पर इस लिंक को फटाफट पोस्ट किया जाए ताकि बच्चे तुरंत इस क्लास को ज्वाइन करें और एज यूजुअल 10:30 का सेशन कैरी ऑन करने की कोशिश करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ओके फाइन। क्लास को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह, कोई भी ड्रीम बिना योजना, बिना मेहनत, बिना सब्र और भरोसे के बिना सपना ही रह जाता है। ड्रीम सबके पास है, सपना सबके पास है, पूरा करने की सोच भी हर किसी के पास है, बट पता है कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। कॉम्बिनेशन किस बात का? कि उस सपने को पूरा करने का योजना, देयर इज अ प्लानिंग, उसके लिए मेहनत, देयर इज अ हार्ड वर्क, उसके लिए सब्र, देयर इज अ पेशेंस, और ट्रस्ट खुद पे और ऑर्गेनाइजेशन पे। इन चारों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। जब इन चारों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आपका सपना हासिल हो जाएगा। तो कोई भी ड्रीम बिना योजना, मेहनत, सब्र और भरोसे के बिना सपना ही रह जाता है। तो यू शुड मेक योर ड्रीम, then do the planning, do the hard work, then patience yourself and trust on your dreams. Okay fine, आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और सेशन का जो पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या पूछना चाहता है। A client is to be discharged. A client is to be discharged from an alcohol rehabilitation. मतलब एक पेशेंट था जो बहुत सारा दारू पीता था, ड्रिंक करता था, और उसको रिहैबिलिटेट किया। ध्यान से सुनना, ट्रिकी एमसीक्यू है। ए क्लाइंट इज टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम एन अल्कोहल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। एक पेशेंट को अल्कोहल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से डिस्चार्ज किया जा रहा है, बट वो पेशेंट कौन था? वो ड्रिंक करता था, वो अल्कोहल लेता था। Which of the following should nurse emphasize in the discharge plan as a priority? अब उस पेशेंट को जब हम हॉस्पिटल से या रिहैबिलिटेशन सेंटर से घर भेज रहे हैं, तो उस पेशेंट के लिए जब हम डिस्चार्ज प्लानिंग कर रहे हैं, तो डियर नर्स जो है वो कौन सा इंटरवेंशन है उसको प्रायोरिटी देगी, कौन सा इंटरवेंशन है उसको प्रायोरिटी देगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैंने ऑप्शन ए लिखा है, सपोर्टिव फ्रेंड्स। उनके जो नियर और डियर जो फ्रेंड है, उनको कुछ कहते हैं कि सलाह देगी कि इसका ध्यान रखिएगा। सबसे नालायक बदमाश यही होते हैं, अच्छा इंसान को अच्छा बनाने में और इंसान को बिगाड़ने में इन फ्रेंड्स का बड़ा रोल होता है। तो सपोर्टिव फ्रेंड ने ही दारू पीना सिखाया हो, हम उसको और बोल दे कि इसको दारू छोड़ने में आप भी मदद करना, तो उनका तो एक दोस्त कम हो जाएगा ना पार्टी से। तो ये तो कभी नहीं कहेंगे कि सपोर्टिव फ्रेंड्स को कहेंगे तुम इसका ध्यान रखना, तो ये तो बाहर हो जाएगा। ये इंटरवेंशन तो अच्छा भी है, डेंजर भी है। बी में लिखा हुआ है ए लिस्ट ऑफ गोल। अब उस डिस्चार्ज प्लानिंग में उस एल्कोहल रिहैबिलिटेटिव पेशेंट को गोल की लिस्ट पकड़ाएंगे कि आपको 10 दिन बाद ये अचीव करना है, 1 महीना बाद ये अचीव करना है, 6 महीने बाद ये अचीव करना है। या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फैमिली फॉरगिवनेस, उसको कहेंगे परिवार को कहना कि जो भी हुआ उसको भूल जाओ। या बच्चों, फॉलो अप केयर, उसको फॉलो अप केयर पे फोकस करना है, फॉलो अप केयर पे फोकस करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब पेशेंट अल्कोहल ले रहा था, और उसको जब रिहैब किया, रिहैब के बाद का जो आफ्टर रिहैब का जो टाइम होगा ना, आफ्टर रिहैब का टाइम होगा, वो पेशेंट को वापस अपनी नॉर्मल लाइफ आने के लिए ऑब्जर्व करना जरूरी है। पता चला आपने 1 महीना उसको ड्रिंक करने से रोका, उसने घर पे जाते ही पार्टी कर ली, है ना। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, जो डियर नर्स प्रायोरिटी देगी, वो किसको देगी बच्चों? फॉलो अप केयर, बिकॉज इसेंशियल टू प्रिवेंट रिलैप्स का मतलब है पुनरावर्तन। मतलब ये बहुत जरूरी है कि वो फिर से अल्कोहल का इंटेक ना करे, इसीलिए फॉलो अप जो है वो मस्ट है। और फॉलो अप में हम लोग लगातार पेशेंट को वॉच करते रहेंगे, अदरवाइज इट मे बी री इनटेक करके वो अपने पहले वाली कंडीशन में वापस जा सकता है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन,
तो ये यहाँ पर डियर नर्स के उस डिस्चार्ज प्लान का एक हिस्सा है, दैट इज अ फॉलो अप विजिट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व ऑन, कि वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो कब ऑब्जर्व करते हैं? क्या हम सितंबर 29 को ऑब्जर्व करते हैं? थैंक यू दीपिका बलात, थैंक यू सो मच दीपिका, शुक्रिया कृपा। सितंबर 29 को ऑब्जर्व करेंगे? क्या अक्टूबर 10 को ऑब्जर्व करेंगे? क्या बच्चों नवंबर 14 को ऑब्जर्व करेंगे? या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मार्च 8 को ऑब्जर्व करेंगे? मैंने आपसे पूछा है वर्ल्ड डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे। यहाँ एक एमसीक्यू लिख रहा हूं नॉर्सेट का, बच्चों ये नॉर्सेट 2022 का एमसीक्यू बन सकता है। मैंने मेंशन किया वर्ल्ड डायबिटीज डे कब कब मनाया जाता। बच्चों लिखा कि सर नवंबर 14। आपका आंसर यहाँ पर एब्सोल्युटली राइट है। इवन चिल्ड्रन डे, इवन बच्चों चिल्ड्रन डे जी हम भी पढ़ते हैं, तो चिल्ड्रन डे जो है वो भी नवंबर 14 को मनाया जाता है। नवंबर 14 को। सितंबर 29 को हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं बच्चों। वर्ल्ड जो है हार्ट डे, हृदय दिवस, हृदय दिवस जो है हार्ट डे है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 10 को मेंटल हेल्थ डे, दैट विल बी ऑन अक्टूबर 10। और मार्च को सबको पता है दैट वी कैन से वुमेन्स डे, वुमेन्स डे है ना, महिला दिवस जो है, वुमेन्स डे जो है वी कैन सेलिब्रेटिंग ऑन मार्च 8, मार्च 8। बट यहाँ डायबिटीज वाला मैंने इसलिए पुट किया, डायबिटीज वाला मैंने इसलिए पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग। थैंक यू साधना कि ये क्वेश्चन 2020 में नॉर्सेट ने पूछा था कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब एक और मुझे ऐसा लगा कि जब वो डायबिटीज डे के बारे में सोचता है तो हम डायबिटीज डे 2022 का थीम कैसे भूल सकते हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 का थीम कहता है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। मतलब वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 का थीम है कि एजुकेशन जो है वो फ्यूचर को आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, कल आपके कल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो ये एमसीक्यू नॉर्सेट में पूछा जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूं एक रीसेंट अपडेट थीम के बारे में क्वेश्चन बनता है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022 का थीम, 2022 का थीम, 2022 का थीम आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप डेफिनेटली सही आंसर पुट करेगा। इट्स ओके फाइन। सोनम यादव वेरी गुड मॉर्निंग। केशव, डॉक्टर केशव कुशवाहा, सुरजीत माथुर, शुक्रिया, थैंक यू सुरजीत। रीजनिंग की जो क्लास थी सुबह 8 बजे से 10:30 बजे, और मैं इस रीजनिंग क्लास के बारे में शॉर्टली आपको एक रिव्यू दे देता हूं कि कल सुबह भी 31 जो है अगस्त को सुबह 8 बजे से 10:30 AM तक रीजनिंग और मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि करण सर ने पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी एमसीक्यू नॉर्सेट 2022 में जिस टॉपिक से भी पूछा जाएगा तो हम 2 या 3 क्लास में ये पूरा कंप्लीट करवाना चाहते हैं, ताकि मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के 10 to 15 जो मार्क है, 10 to 15 मार्क्स है, और ये बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में। तो 10 to 15 मार्क्स जो है ये रीजनिंग मैथ्स प्लस 5 मार्क्स जो है वो मैं जीके से पुट कर रहा हूं, और ये क्वेश्चन भी मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूं। तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ नॉर्सेट में जाना चाहते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई वीकनेस ना रहे। आज के सेशन में मैं एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट वाले क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो हर तरीके से जो हम लोग प्रिपेयर होकर जाना चाहते हैं, ताकि नॉर्सेट जो है ना उससे ही कहेंगे अब पूछ कहां से पूछना है। हम जेएनसी से पढ़ के आए बच्चों, और इस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमें कैरी करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जबरदस्त रिस्पांस इस बार जेएनसी के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स लेके आने वाले। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग नैलोक्सोन an opioid antagonist, nurse should monitor client carefully for which of the following। आपको पता होगा ओपियोइड एनाल्जेसिक की मैं बात करूं, ओपियोइड एनाल्जेसिक की मैं बात करूं बच्चों, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक में हम लोग कॉमनली मॉर्फिन को पढ़ते हैं, मॉर्फिन को पढ़ते हैं, और मॉर्फिन के अलावा हम लोग मिपेरिडिन को पढ़ते हैं बच्चों, मिपेरिडिन को पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं। मॉर्फिन जो है
हम एमआई वाले पेशेंट को देते हैं। और यहाँ पर मॉर्फिन का पर्पस क्या होता है? टू डिक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, टू डिक्रीज डिमांड ऑफ O2। डेफिनेटली जब मॉर्फिन सल्फेट देते हैं तो डियर नर्स हमेशा कहता है कि उसकी प्राइमरी कंसर्न क्या है? रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करना, क्योंकि ये ड्रग क्या करती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। ये ड्रग क्या करती है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करती है। तो रेस्पिरेटरी रेट यदि लेस देन 12 जब मिलेगा तो हमें इस ड्रग को बंद करना होता है, इस ड्रग को स्टॉप करना होता है। अब इस मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मॉर्फिन सल्फेट का जो एंटीडोट है, जिसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ये एंटीडोट जो है वो नेलेक्सोन है। और इस नेलेक्सोन को हम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक जो है उसका एंटागोनिस्ट के रूप में हम इसको पेशेंट को दे रहे हैं। नर्स शुड मॉनिटर क्लाइंट केयरफुली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डियर नर्स है वो क्या केयरफुली जो है वो मेंटेन करेगा? क्या सेरिब्रल एडिमा, क्या सेरिब्रल एडिमा को मॉनिटर करेंगे? क्या किडनी फेलियर को मॉनिटर करेंगे? क्या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सीजर एक्टिविटी को मॉनिटर करेंगे? और क्या बच्चों रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को मॉनिटर करेंगे? देखिए हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी पर्टिकुलर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमें हमेशा प्रायोरिटी के तरफ जाना होता है। प्रायोरिटी का मतलब होता है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उधर हमें भागना होता है। अब 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए, 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू पूजा। सेरिब्रल एडिमा बिल्कुल होता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, सीजर हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो चारों में से हमें क्या मॉनिटर करना? भाई हमने नेलोक्सोन देने का पर्पस क्या था? कि पेशेंट को ओपियोइड एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन उसका टॉक्सिसिटी हो गया तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ होगा, तो हमने उसको प्रिवेंट करने के लिए नेलेक्सोन को दिया। तो हमें बच्चों क्या चेक करना होगा? तो डेफिनेटली मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देखिए यदि आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो लेस देन 12 है, लेस देन 12 है, तो हमें मॉर्फिन को स्टॉप करना होता है। हमें मॉर्फिन जो है उसको स्टॉप करना होता है बच्चों, बिकॉज इफ यूर लेस देन 10 रेस्पिरेटरी रेट यदि चला गया, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। ये क्या इंडिकेट करता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। तो दोनों वेरिएशन जो है, इट्स ओके अनीता, दोनों वेरिएशन आपको पता होना चाहिए। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू अर्चना पटेल, शुक्रिया माय डियर। ओके नेक्स्ट कैरी ऑन करते बच्चों, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं और मैं एक इमेज आपके सामने पुट कर रहा हूं, और ये इमेज नॉर्सेट का हो सकता है। इस इमेज को आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखने के बाद आप मुझे बताओगे ये इमेज क्या है और इसका यूज कहां होता है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। जशोदा निनमा शुक्रिया, थैंक यू स्मृति। इमेज को देखना बच्चों, आई वाज पुट इट हियर। यहां पर आपको इमेज दिख रहा होगा, शायद थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक कैथेटर है, इसमें यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग है, यहाँ पर एक चैम्बर दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक चैम्बर दिख रहा है। और चैम्बर हमेशा फ्लूइड के फ्लो को विजुलाइज करने में हम यूज करते हैं। चैम्बर का जो है हमेशा, थैंक यू सोनिया, फ्लूइड फ्लो जो है उसको विजुलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। तो आपके सामने एक डिवाइस मैंने पुट किया, आपके सामने एक डिवाइस मैंने पुट किया मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं आपके सामने ऑप्शन भी पुट कर रहा हूं कि क्या है। क्या ये टेनकॉफ कैथेटर बोल सकते हैं? क्या बच्चों हम लोग टेनकॉफ कैथेटर बोल सकते हैं? क्या ली वीन शंट हम बोल सकते हैं? क्या बच्चों फॉलिस कैथेटर हम बोल सकते हैं? या राइज ट्यूब हम कंसीडर कर सकते हैं? क्विक आंसर पुट करना, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। इमेज बेस्ड क्वेश्चन यदि नॉर्सेट पूछता है तो यहाँ प्रायोरिटी दे सकता है, इसीलिए फटाफट आपको आंसर पुट करना है। विच वन इज करेक्ट? आंसर नहीं पता तो गलती मत करना, आंसर नहीं पता तो गलती मत करना। यू शुड वेट एंड वॉच विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन। देखिए टेनकॉफ कैथेटर जो है पेरिटोनियल, ध्यान से देखना बच्चों, पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस में हम यूज करते हैं, उस कैथेटर का नाम है टेनकॉफ कैथेटर, जो पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज करते हैं। राइस ट्यूब गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक गावेज और गैस्ट्रिक लावेज के लिए यूज करते हैं। फॉलिस कैथेटर ये 2 वे भी होता है, 3 वे भी होता है, बट ये जो ट्यूब दिख रहा है इसको बोलते हैं ली वीन शंट। क्या बोलेंगे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? दैट इज अ ली वीन शंट। ध्यान से देखिएगा, ली वीन शंट का दूसरा नाम है पेरिटोनियो वीनस शंट, पेरिटोनियो वीनस शंट। दैट शंट वी कैन यूज if the patient suffer with the peritonitis, peritonitis, या फिर पेशेंट को एसाइटिस है, एसाइटिस,
पेशेंट को एसाइटिस है, यदि पेशेंट को एसाइटिस है, और एसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है, एसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। एसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन। और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह पेशेंट को एसाइटिस हुआ, और एसाइटिस वाले पेशेंट में ली वीन शंट को हम यूज करते हैं। वह लिखा है शंट विच इज ड्रेन पेरिटोनियल फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल इनटू द वेन। कौन सा वेन, इंटरनल जुगुलर वेन या सुपीरियर वेना कावा। शुक्रिया अर्चना, या सुपीरियर वेना कावा। इसका मतलब आपको सीधा याद रखना कि यदि पेशेंट को असाइटिस है, इस पिक्चर में देखिएगा, यदि पेशेंट को असाइटिस है, असाइटिस का मतलब होता है फ्लूइड जो है इसका एक्यूमुलेशन। फ्लूइड का क्या बच्चों, एक्यूमुलेशन। कहां पर, इनटू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इस ट्यूब को डायरेक्टली हम कहां पुट करेंगे, या तो जुगुलर वेन में या सुपीरियर वेना कावा। ये दोनों जो वेन है, वेन में हम इसको इंसर्ट करते हैं, जिससे ये फिल्टर फ्लूइड जो है वापस आपके हार्ट में पहुंच जाता है और यहाँ एक्यूमुलेशन कम हो जाता है। दैट शंट वी कैन से ली वीन शंट। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हो सकता है कि आपको पेरिटोनियो वीनस शंट के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, हो सकता है ली वीन शंट पुट करें। और पेरिटोनियो वीनस का मतलब है पेरिटोनियल कैविटी से इसको हम स्टार्ट करते हैं और वेन में हम इसको इंसर्ट करते हैं। और वेन में मैंने कहा ना, जुगुलर वेन हो सकता है, इवन उसको सुपीरियर वेना कावा हो सकता है, जहां पर हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब को। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? That's very important for your competitive exam purpose. They are asking, उन्होंने पूछा है, फिर से पूछ सकते हैं, ली वीन शंट का इमेज आ सकता है, और असाइटिस में कौन सा शंट यूज करें, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। असाइटिस का कॉज मैंने कहा पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। यदि पेशेंट का लीवर काम नहीं करे तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा और फ्लूइड वापस आएगा और इंट्रावेस्कुलर बाहर शिफ्ट होने लग जाएगा। दैट वी कैन से ली वीन शंट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? शुक्रिया शमशाद हुसैन, शुक्रिया मेरा बच्चा। ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ए क्लाइंट हैज एन इंट्रा कैप्सुलर हिप फ्रैक्चर। ए क्लाइंट हैज इंट्रा कैप्सुलर हिप फ्रैक्चर, मतलब पेशेंट को हिप फ्रैक्चर हुआ है। इंट्रा कैप्सुलर का मतलब हिप जॉइंट में। द नर्स शुड कंडक्ट फोकस असेसमेंट टू डिटेक्ट, मतलब सीधा ये आपका एक कैविटी होगा, इसका नाम है एसिटाबुलम। ये फीमर बोन का हेड है, ये फीमर बोन का हेड है, ध्यान से देखिएगा। और इसको जब कवर करके रखता है, दैट इज अ कैप्सूल। अब फ्रैक्चर कहां हुआ, इंट्रा कैप्सुलर, मतलब यहां से बोन टूटा होगा, यहां से बोन टूटा होगा, यहां से बोन टूटा होगा, तो ये डिसलोकेट हो सकता है, ये डिसलोकेट हो सकता है अपनी जगह से। फ्रैक्चर होने के बाद डिसलोकेट हो सकता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, शुक्रिया रक्षा वानखेड़े। A client has an intracapsular hip fracture. The nurse should conduct focus assessment. हम assessment conduct कर रहे हैं। Important कौन सा assessment डियर नर्स कंडक्ट करेगी, उसको बोलते हैं फोकस असेसमेंट। हो सकता है चारों करेक्ट हो, बट मेरा एमसीक्यू ध्यान से समझना। एमसीक्यू क्या कहता है, फोकस असेसमेंट क्या होगा। शुक्रिया नर्सिंग ऑफिसर रवि, थैंक यू माय डियर। मैंने ऑप्शन ए लिखा है, क्या इंटरनल रोटेशन। एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्चर होता है, जब भी फ्रैक्चर होता है, तो फ्रैक्चर होने के बाद बोन वहां से जब डिस्प्लेस होता है, जब बोन यहां से डिस्प्लेस होता है या डिसलोकेट होता है, जब बोन डिसलोकेट होगा तो बच्चों बोन का डिसलोकेट होने पर क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल रोटेशन होगा बोन का, याद रखना एक्सटर्नल रोटेशन होगा, रोटेशन। और अभी आपने एक जीएमसीएस में क्वेश्चन आया था ट्रोकेंटर बार, है ना, और उसमें स्पेशली मैंने कहा था कि एक्सटर्नल रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। मैंने यहां लिखा है कि इंटरनल रोटेशन होगा क्या, बी लिखा है मसल फ्लेसिडिटी होगा क्या, सी में लिखा है शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड लेग होगा क्या, और डी में लिखा है अब्सेंस ऑफ पेन इन द फ्रैक्चर एरिया। अब्सेंस ऑफ, देखिए ट्रोकेंटर रोल तो ऑलरेडी जीएमसीएस ने पूछ लिया, बट मैंने यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना। हड्डी टूटने के बाद, हड्डी टूटेगा जैसे ही आपका मसल जो है, जैसे ही मसल जो है स्पाज्म करेगा, स्पाज्म करेगा। भाई बोन का क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होगा तो बोन के ऊपर कौन बैठा हो, मसल, मसल स्पाज्म होगा तो एक्सटर्नल रोटेशन होगा, और एक्सटर्नल रोटेशन तो होगा ही, साथ में शॉर्ट हो जाएगा। किसका शॉर्ट हो जाएगा, लेंथ बोन का जो है
वो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब बॉन की जो लंबाई है वो शॉर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगा कि जैसे एक्सटर्नल रोटेट होगा तो बॉन ऊपर की ओर आ जाएगा और मसल स्पाजम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो मैंने 4 ऑप्शन पुट किया, क्या इंटरनल रोटेशन करेक्ट होगा, क्या मसल फ्लेक्सिबिलिटी होगा, क्या शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड लेग होगा, क्या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अब्सेंस ऑफ पेन। देखिए पेन अब्सेंस होने का रीजन है नर्व कंप्रेस होना या नर्व डैमेज होना। यदि नर्व डैमेज होगा तो पेन जो है इट मे फाइंडिंग अब्सेंट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, शॉर्टनिंग ऑफ अफेक्टेड लेग। हमेशा जरूर नहीं इसने इंट्रा कैप्सुलर की बात की, ज्यादातर फ्रैक्चर कहीं पूछे। एक तो याद रखना इंटरनल रोटेशन, एक याद रखना ट्रोकेंटर रोल। ट्रोकेंटर रोल एक्सटर्नल रोटेशन से प्रिवेंट करने का काम करता है, एक्सटर्नल रोटेशन कॉमनली होता है। और नेक्स्ट आपको याद रखना शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, विच टर्म इज यूज्ड टू डिनोट प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन हु वांट टू डाई। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों, नॉर्सेट का दर्जा दे रहा हूं, इस एमसीक्यू को ध्यान से आप पढ़ना और बहुत मजेदार चीजें आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू अनु। विच टर्म, मतलब एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपसे पूछा, एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपसे पूछा है, विच टर्म यूज्ड टू डिनोट कि प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन हु वांट टू डाई। मतलब इंसान बिना दर्द मरना चाहता है, इंसान अपनी मर्जी से मरना चाहता है। हम किस टर्म से डिनोट करेंगे, इसको हम फैमिलीसाइड कह सकते हैं, या बच्चों इसको हम यूक्सोरिसाइड कह सकते हैं, या बच्चों हम इसको मेरिटिसाइड कह सकते हैं, या फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इथनेसिया कह सकते हैं। क्विक आंसर पुट करिएगा। और मैंने आंसर यहां लिखा कि ये नॉर्सेट पूछ सकता है। ऑलमोस्ट बच्चे जबरदस्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इथनेसिया सब लिख रहे हैं, बिल्कुल। मर्सी किलिंग आपने सुना होगा, मर्सी किलिंग, बिल्कुल मर्सी किलिंग हम इसको बोल सकते हैं, और दैट इज योर राइट आंसर। मर्सी किलिंग मतलब इंसान जिंदगी से दुखी हो चुका, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और स्टिल वो बेड पे स्ट्रगल कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट से परमिशन मांगता कि मुझे मार दो, हे भगवान आप तो नहीं बुला रहे हो, बट वो कहता कि मुझे पीसफुल डेथ दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी इस तड़फ, इस स्ट्रगल, इस दुख से आजाद हो जाऊंगा। उसको हम कहते हैं इथनेसिया। और ये जो है विदेशों में, कई देशों में ये परमिटेड है। भारत जो है अभी इसके लिए ऑथेंटिक परमिशन नहीं देता है, कई बार जिक्र हो चुका है। इसको मर्सी किलिंग हम कह सकते हैं। और एक मजेदार बात आपको बताता हूं, फैमिली साइड का मतलब होता है वन हु कैन किल फैमिली मेंबर, मतलब वन हु कैन किल फैमिली मेंबर, वो इंसान जो अपने परिवार के किसी सदस्य को मार देता है, वो इंसान जो अपने परिवार के किसी मेंबर को मार देता, मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फैमिली साइड। द वन हु कैन किल फैमिली मेंबर, that consider is known as family side। क्या बोलते हैं, फैमिली साइड। कभी कभी देखिए यूक्सोरिसाइड, हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड देखिए जब पत्नी से दुखी हो जाता है तो हस्बैंड किल हर हिज वाइफ। अब दुखी होने का क्या रीजन है तो भगवान जाने। कभी कभी ऐसे हस्बैंड भी है सोसाइटी में, मार्केट में, जो अपनी वाइफ को मार देते हैं, अपनी वाइफ को किल कर देते हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, वो उक्सेरोसाइड होगा बच्चों। उक्सेरोसाइड हम कंसीडर करते हैं हस्बैंड किल हिज वाइफ। मतलब कुछ ऐसे हस्बैंड है मार्केट में जो अपनी वाइफ को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं बच्चों उक्सेरोसाइड। अभी रिसेंटली एक वीडियो जैसे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे हस्बैंड वाइफ खड़े थे और जैसे ट्रेन आया तो उस नालायक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को धक्का दे दिया ट्रेन के आगे, वाइफ की डेथ हो गई। तो इसको हम किस नाम से प्रोनाउंस कर सकते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ यूक्सेरोसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, यूक्सेरोसाइड। अब कहीं कहीं सोसाइटी में ऐसी पत्नियां भी होती हैं जो पति को मार देती है ना, तो हम कह सकते हैं कि वाइफ जो है ना, वाइफ जो है वो किल करती है। किसको किल करती है, हर हस्बैंड को, हर हस्बैंड को। बेचारा रात को सोया था खाना खा के और रात को निपटा दिया, है ना। यदि वाइफ जो है किल करती है हस्बैंड को, गौरी बिल्कुल बता दिया मैंने बेटा यहाँ, मैरिटिसाइड का मतलब वाइफ किल हर हस्बैंड। जो महिलाएं अपने पतियों को मार देती है उसको हम कहते हैं मैरिटिसाइड। ये टर्म्स है, याद रखने के टर्म्स है। जेएनसी के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप बहुत प्यारे, बहुत ट्रू हार्टेड हो और हमें इन टर्म्स के मीनिंग याद रखना बच्चों। और मैंने क्लियरली पुट किया है
फैमिली मेंबर को मारना फैमिलोसाइड कहते हैं, फैमिलीसाइड कहते हैं। यूक्सेरोसाइड का मतलब वाइफ को किल करना, मैरिटिसाइड का मतलब पति को निपटा देना, और यूथनेसिया का मतलब कितने मर्सी किलिंग की मुझे खुद ही मार दो। तो ऐसा टर्म्स आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन, नेक्स्ट कैरी करते हैं। वाइल डूइंग, बहुत मजेदार एमसीक्यू बच्चों, थोड़ा वेट करना पढ़ना, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। मैं लिखा वाइल डूइंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन, ध्यान से देखना, जब आप एंटीनेटल एग्जामिनेशन कर रहे हैं टू क्लाइंट इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब उसका प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, तो डॉक्टर ने नोटिस किया कि हर फंडल हाइट इज मोर देन द एक्चुअल पीरियड। देखा उस पेशेंट का फंडल हाइट जो है वो एक्चुअल पीरियड से ज्यादा दिख रहा था जेस्टेशनल ड्यूरेशन में। देन ही डायग्नोज इट इज ए जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, मतलब उसने डायग्नोज किया पेशेंट को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड ऑर्डर अल्ट्रासाउंड, उसने अल्ट्रासाउंड ऑर्डर किया। व्हाट विल बी फाइंडिंग इन अल्ट्रासाउंड, मतलब इन्होंने सीधा ये पूछा है कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट का मीनिंग क्या। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इन्होंने ये पूछा कि जेस्टेशनल का मतलब प्रेगनेंसी, ट्रोफोब्लास्ट का मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस डिजीज को एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या, ये पूछा। इन्होंने घुमाने के लिए क्या बोला है कि व्हाइल डूइंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन, जब आप एंटीनेटल एग्जामिनेशन कर रहे हो और हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पेशेंट का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, और नोटिस किया हर फंडल हाइट जो है वो मोर देन द एक्चुअल पीरियड, उसकी फंडल हाइट है जो एक्चुअल पीरियड से ज्यादा है। एंड ही डायग्नोज क्या हो सकता है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकता है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड ऑर्डर किया। अब अल्ट्रासाउंड में क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इन्होंने लिखा है कि एम्प्टी जेस्टेशनल सैक, जो जेस्टेशनल सैक है वो खाली दिखेगा क्या? अरे हाइडेटिव फॉर्म पूजा, हाइडेटिव फॉर्म मोल में ये होता बिल्कुल सही। देन ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा क्या, या फीटस विथ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज दिखेगा, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखिए एक्टोपिक में तो जब आउटसाइड इंप्लांट हो जाता है यूट्रस के तो हम लोग एक्टोपिक कंसीडर करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो जब हमने देखा कि पेशेंट जो फंडल हाइट है उसे ज्यादा दिख रहा है, और ज्यादा दिख रहा है, तो डॉक्टर को लगा कि इस पेशेंट को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकता है। तो डॉक्टर ने तुरंत कहा कि इसका अल्ट्रासोनोग्राफी करें। जब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या डिटेक्ट होगा, मतलब क्या फाइंड आउट होगा, ये एमसीक्यू मैंने आपको पूछा, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करेगा। बच्चे लिख रहे हैं सर ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल। जब आप देखोगे कि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज में यहाँ पर सेल के ऐसे ग्रैप्स दिखेंगे, और ग्रैप्स जो दिखेंगे वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? या बिल्कुल ग्रैप लाइक स्ट्रक्चर माय लविंग फाइटर्स। ओके फाइन, साथ में मैं एक और बात शेयर कर देता हूं कि मेगा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बच्चों, नॉर्सेट क्रैकिंग, जहां पर 999 इसका प्राइस है और 7000 इसमें एमसीक्यू है बच्चों। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 38 मेगा टेस्ट है, और मेगा जो टेस्ट है वो 200 एमसीक्यू है। इसमें 16 मेगा टेस्ट है बच्चों। 16 जो है मॉडल पेपर है और 38 मेगा टेस्ट है। 16 मॉडल पेपर है, इसमें 200 एमसीक्यू, 180 इसमें नर्सिंग का है, प्लस 20 रीजनिंग और मैथ्स का है। इससे टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होगा, माइनस मार्किंग पे कंट्रोल करना आपको सीखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा एक इंपॉर्टेंट, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है बच्चों। मैंने एक इमेज आपके सामने पुट कर दिया, 2022 लिख रहा हूं, एक प्रोसीजर है, यहाँ पर मैंने लिखा फाइंड आउट इट। आपको पता लगाना है कि ये कौन सा प्रोसीजर है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इमेज आपको दिख रहा है, देखिए इसमें कॉमन बाइल डक्ट को हमने कट किया, हम पेनक्रियाज को यहाँ से कहीं ना कहीं पेनक्रियाज को जो है एनास्टोमोसिस किया दिख रहा है, हमने स्टोमक को यहाँ से कट कर दिया, काफी पार्ट जो है उसको कट कर दिया, और बाकी इंटेस्टाइन के पार्ट को अलग अलग जगह एनास्टोमोसिस किया है बच्चों। फटाफट आपको आंसर पुट करा, क्या करेक्ट होगा? देखिए जहां से हमने पेनक्रियाज जो है वहां एनास्टोमोसिस शो किया है, इधर आपको डायरेक्टली स्टोमक के साथ एनास्टोमोसिस शो किया हुआ है। यहाँ कॉमन बाइल डक्ट को हमने काट दिया है, स्टोमक का पाइलोरिक पोर्शन हमने कट कर दिया है। ये कौन सा प्रोसीजर होगा? शुक्रिया निकेश। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसीजर?
बिलोर्थ 2 बच्चे लिख रहे हैं, बिलोर्थ 2 पेप्टिक अल्सर में हम करते हैं। कुछ बच्चे जो है विपल प्रोसीजर भी लिख रहे हैं। एब्सोल्युटली जिन्होंने विपल लिखा है, कभी कभी हम इसको अदर नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी, पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी टू रिमूवल ऑफ द हेड ऑफ पैनक्रियास, duodenum, portion of common bile duct, gall bladder and part of stomach। और सीधा किसके साथ एनास्टोमोसिस कर देंगे? जुजिनम के साथ। ये जो दिख रहा है ये जुजिनम वाला हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इधर ड्यूडिनम को भी निपटा दिया बच्चों। और दैट प्रोसीजर वी कैन से विपल प्रोसीजर या पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी। पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टमी हम अदर वर्ड से प्रोनाउंस कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ये इमेज पूछते हैं और 4 प्रोसीजर का नाम लिखेंगे और एक नाम होगा उसमें से विपल प्रोसीजर, और वो आपको करेक्ट करना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। बिल्कुल सागरिका कुमाऊत सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। अगला एमसीक्यू देखिएगा, फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। ध्यान से देखना बच्चों, फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में पेशेंट अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ मैसिव राइट लोअर लेग स्वेलिंग। मतलब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया है। ध्यान से सुनना, प्रदीप हुड्डा की सर कृपा अपने आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए। प्रदीप, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, शुक्रिया। प्रदीप हुड्डा डोनेटिंग 51 रुपीज टूवर्ड्स JINC स्टूडेंट फंड, थैंक यू प्रदीप। तो फॉलोइंग ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट पेशेंट अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ मैसिव राइट लोअर लेग स्वेलिंग, which action will the nurse take first? डियर नर्स सबसे पहले क्या करेगा? डियर नर्स सबसे पहले क्या करेगी कि पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आया है और राइट लोअर लेग में स्वेलिंग है, मतलब ये राइट लोअर लेग है और इसमें पेशेंट को एडिमा हो रखा है, इसमें पेशेंट को एडिमा हो रखा है। तो डियर नर्स सबसे पहले देखिए, जल्दीबाजी मत करना। मैंने क्या लिखा? मैंने क्या लिखा? फर्स्ट। हो सकता है आपके चारों ऑप्शन करेक्ट हो। सबसे पहले पूछा मैंने लिखा है एलिवेट करेंगे लेग ऑन पिलो। क्या पेशेंट के लेग को पिलो के ऊपर एलिवेट करेंगे एडिमा सबसाइड होने के लिए? एडिमा सबसाइड होने के लिए। क्या बच्चों अप्लाई करेंगे कंप्रेशन बैंडेज? क्या यदि वहां पर ब्लीडिंग हुआ है तो कंप्रेशन बैंडेज को अप्लाई करेंगे? या बच्चों प्लेस आइस पैक फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेस आइस पैक फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या हम उसको आइस पैक अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट का जाए वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाए? या चेक लेग पल्स एंड सेंसेशन, क्या हमें उस पार्ट के पल्स को चेक करना है, सेंसेशन को चेक करना है ताकि पता चले कि ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी जब भी पूछी जाती है तो पहले लिखना। थैंक यू विशाखा। मैंने लिखा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, मैसिव राइट लोअर लेग में स्वेलिंग है, वो कौन सा एक्शन है डियर नर्स के द्वारा जो सबसे पहले जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है, ये पेशेंट की ब्लड वेसल्स थी बच्चों। सबसे पहले हमें क्या देखना है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ये प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू है और डियर नर्स का फर्स्ट एक्शन यहां पर पूछा है, आपने आंसर डी लिखा है, आपके अकॉर्डिंग आंसर डी होता है। आपने कहा कि सर पल्स चेक करेंगे, आपने कहा कि सर सेंसेशन चेक करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि पेशेंट की जो है वहां पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं, कहीं ब्लड सप्लाई खत्म ना हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि नर्व सप्लाई प्रेजेंट है कि नहीं है। ये दोनों जो है ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी लेग को हम एलिवेट बाद में भी कर लेंगे। तो ये आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, ये आपका आंसर जो है 200% करेक्ट है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बहुत सुपर। कुछ बच्चों ने शुरू में बदमाशी की, और बदमाशी इसलिए की कि उन्होंने क्विक आंसर पुट करने की कोशिश की। बट मैं आपको याद दिला देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्सेट पूछता है और नॉर्सेट के लेवल तक जाने के लिए हमें पेशेंस रखना होगा। मैंने आज के थॉट में कहा था पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, और मैं हमेशा यही कहता हूं बिल्कुल इस बार गलत नहीं करना है, तो हमें प्रायोरिटी देना। बाकी देखा जाए तो चारों इंटरवेंशन जो है ये गलत नहीं है, चारों राइट है, बट हमें प्रायोरिटी की जब बात की ना तो हमने कहा कि पल्स और सेंसेशन फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाना है ताकि पेशेंट की ब्लड सप्लाई को हम चेक कर सके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नर्स सोनिया देखिए, नर्स सोनिया इज वर्किंग इन अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी। नर्स मतलब सोनिया जो है वर्क कर रही थी मेंटल हेल्थ
हेल्थ फैसिलिटी नर्स के रूप में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा। मतलब इन्होंने कहा कि एक पेशेंट है, उसको बुलिमिया नर्वोसा था। एक पेशेंट है, उसको बुलिमिया, शुक्रिया वीरू, बुलिमिया नर्वोसा था। पेशेंट साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वहां आप थे। तो आपका जो वहां पर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हुआ, पहले तो मैं बता देता हूं बुलिमिया नर्वोसा क्या। बुलिमिया नर्वोसा का मतलब होता है पहले खूब सारा खाना खाओ, फिर ऐसा लगता है यार मैं मोटा हो जाऊंगा, तो फिर फिंगर डालो, वॉमिट करो, है ना। पहले तो बहुत सारा भर लो। सचेता बालदिव्या, संचेता बालदिव्या डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू सचेता, थैंक यू सो मच बच्चा। यहाँ पर पहले पेशेंट दबा के खूब सारा खा लेगा, फिर कोई उसको खुद ही लगेगा यार मैं शायद मोटा हो जाऊंगा, मैंने ज्यादा खा लिया है, तो वो क्या करता है, फिंगर डालता है और फिर पूरा वॉमिट कर देता है, पूरा वॉमिट कर देता है। तो इस क्वेश्चन में यही कहा कि नर्स सोनिया जो है, सोनिया उस मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में काम करी एज ए नर्स, और पेशेंट जब आया उसको बुलिमिया नर्वोसा था, और उसके लिए प्रायोरिटी, ध्यान से देखना बच्चों, उसके लिए प्रायोरिटी जो है वो इंटरवेंशन क्या होगा, क्या टीच क्लाइंट टू मेजर इनटेक और आउटपुट। पेशेंट को टीच करना, उसका इनटेक और आउटपुट को मेजर करना है, इनटेक और आउटपुट को मेजर करना है। सुब्रजीत देव, विश यू हैप्पी बर्थडे सुब्रजीत देव, for your happiest birthday, and God bless you. Soon you will get your dream. Best wishes from JNC family. Teach a client to measure intake and output. Involve client in a learning daily meal. क्या हम उसको डेली मील लर्निंग में इन्वॉल्व करेंगे? या बच्चों ऑब्जर्व क्लाइंट ड्यूरिंग द मील, खाना खाते समय उसको ऑब्जर्व करना है, या बच्चों कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, चारों आंसर गलत नहीं है, बट मैंने यहां पर क्या पूछा कि न्यूली एडमिटेड पेशेंट, तो प्रायोरिटी, देखिए प्रायोरिटी शब्द याद रखना। आपने पूछा कि सबसे जरूरी कौन है, सबसे जरूरी पूछा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो क्या आप टीच करोगे, मेजर इनटेक आउटपुट के बारे में बताओगे, या डेली मील के बारे में लर्निंग करवाओगे, या क्लाइंट को खाना खाते समय ऑब्जर्व करोगे, या आपको खाना खाते समय नहीं, खाना खाने के बाद भी ऑब्जर्व करना है, खाना खाने के बाद भी ऑब्जर्व करना है। खाते समय तो खटाखट खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो बाद में क्या करेगा, क्या खाना खा के उसको पचा लेगा, या खाना खा के वॉमिट कर देगा। तो अब आप मुझे आंसर बताएं कि आपका सही आंसर क्या होगा। खोपड़ी को यूज करना, कॉमन सेंस यूज करना बच्चों, है ना। कॉमन सेंस यहाँ पर मस्ट बी नीडेड फॉर एवरीवन इफ यू वांट टू राइट आंसर। मैंने आपको मीनिंग बताया, मैंने आपको मीनिंग बताया बुलिमिया नर्वोसा क्या है, ज्यादा खाओ फिर बाहर निकालो, वॉमिट करो। अब इस पेशेंट के लिए डियर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चों ने लिखा कि सर यहाँ डी राइट होगा, डी जो है वो राइट बता रहे हैं, और डी का रेशियो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना आपने सिर्फ खाते समय तो ऑब्जर्व कर लिया और खाने के बाद बाहर जाके वॉमिट कर दिया। इसीलिए हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करना, लगातार ऑब्जर्व करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। व्हेन द पेशेंट कम विद अ बुलिमिया नर्वोसा और डियर साइकेट्रिक नर्स, you should be observed continuously even during taking of the food and after taking of the food. खाना खाते समय, खाना खाने के बाद भी। Okay, fine. Now next we are going to see my loving future nursing officers. Question क्या कहता है? Who is father of modern microbiology? देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा एमसीक्यू पूछा है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी है, उसके पापा कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के ना पूछा है इन्होंने, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के। आज के लिए मॉडर्न वर्ड जो है 2-3 एमसीक्यू हमें देके जाता है, तो मैंने यहां पर पुट किया कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। क्या हम रॉबर्ट कोच को बोलते हैं, क्या हम पॉल एरलिच को बोलते हैं, क्या हम जोसेफ लिस्टर को बोलते हैं, क्या हम लुइस पाश्चर को बोलते हैं? बच्चों ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया अभिषेक गर्ग, थैंक यू माय डियर। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न? एक होता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और एक होता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न।
ये दो अलग अलग एमसीक्यू मैंने आपको मॉडर्न पूछे, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, आप आंसर पुट करेगा। देखिए फटाफट बच्चों ने डी लिखा है, क्या बात है, जेएनसी के बच्चों के पास तो हर टॉपिक के आंसर पता है। शुक्रिया माय डियर, डी आप लगातार लिख रहे हो, आपका डी आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक्चुअली लुइस पाश्चर जो है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। और रॉबर्ट कोच को तो कौन नहीं जानता, बैक्टीरियोलॉजी के पापा है। ये किसके पापा बच्चों, बैक्टीरियोलॉजी जो है, बैक्टीरियोलॉजी के फादर आपसे पूछे कि हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो रॉबर्ट कोच है। और पॉल एरलिच कौन है, फादर ऑफ कीमोथेरेपी, इसको हम बोल सकते हैं फादर ऑफ दैट वी कैन से मॉडर्न कीमोथेरेपी। अब मॉडर्न कीमोथेरेपी, सॉरी फादर ऑफ कीमोथेरेपी, ध्यान से देखना बच्चों, फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एरलिच। जोसेफ लिस्टर जो है, इसको हम कहते हैं कि फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी। एक और एमसीक्यू बनता है, इसी को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न, ध्यान से देखना बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी। यहां मैंने दो आंसर आपको कीमोथेरेपी के बताए, आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा, आपसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेंगे वो भी आपको समझना होगा। देखिए रॉबर्ट कोच को सब जानते हैं, इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। पॉल एरलिच को सीधा पूछेगा हु इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, सिंपल ध्यान रखिएगा, हु इज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, तो आपको लिखना बच्चों पॉल एरलिच। आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, ध्यान से सुनना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, और मॉडर्न जब वर्ड आ जाएगा तो आपको आंसर लिखना जोसेफ लिस्टर। और उसके साथ मैंने लिखा बच्चों, दैट इज फर्दर मैंने पुट किया लुइस पाश्चर। एवरीबॉडी नो लुइस पाश्चर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, जो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के पापा है। तो चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर, चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, मैं नेक्स्ट एक इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना और जल्दीबाजी मत करना। इमेज को पहले देखना है, इमेज को देखना है और फिर आपको आंसर पुट करना। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल एंटोनी वैन लुइनहॉक। अशोक सिंह, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछे तो आप एंटोनी वैन लुइनहॉक लिख सकते हो, बट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का पूछते हैं तो आपको लुइस पाश्चर लिखना है, तो आपको लुइस पाश्चर लिखना बच्चों। अलग अलग टर्म्स है, एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक इमेज मैंने पुट किया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसा जाली नुमा डिवाइस आपको दिख रहा होगा, मैंने एक इमेज दिया है, ये इमेज इंप्लीमेंट करने के बाद ऐसा दिखता है। आप इसका नाम मुझे बताएं, आप इसका नाम, विशाखा शुक्रिया माय डियर, आप इसका नाम मुझे इस बताइएगा। और मैं हिंट देता हूं, हर्निया का जो पेशेंट होता है ना, हर्निया, हर्निया के पेशेंट में हर्नियोप्लास्टी में हम यूज कर सकते हैं। हर्नियोप्लास्टी के लिए रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया जब हम करेंगे तो इस डिवाइस का हम यूज कर सकते हैं। इसका नाम पूछा है, आप फटाफट मैश आप लिख रहे हो, हर्नियोप्लास्टी में हम यूज करते हैं। मैंने डिवाइस का नाम पूछा, डेफिनेटली वी कैन यूज पेशेंट के हर्निया को ट्रीट करने में, जब हर्नियोप्लास्टी हम कंडक्ट करते हैं, दैट इज अ रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया, तो हम यूज करते हैं। इसका नाम मैंने पूछा है और कैसे ये काम करता है ये भी हमें जानना जरूरी है। एक्चुअली पहले आपको समझ होगा, हर्निया जो है ना, हर्निया हमेशा याद रखना, हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूशन, प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, प्रोट्रूशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड ऑफ एनी कैविटी, लाइक यहाँ एब्डोमिनल मैं पुट कर देता हूं, कोई भी कैविटी हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी। और यहाँ जो हर्निया का कॉज होगा वो वीकनेस होगा। क्या वीकनेस होगा? वीकनेस ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल के वीकनेस की वजह से आपका अंदर का ऑर्गन जो है वो बाहर की ओर प्रोट्रूड हो जाता है, अंदर का ऑर्गन जो है बाहर की ओर प्रोट्रूड हो जाता है। थैंक यू आरती चौधरी, शुक्रिया बच्चा। दैट कंडीशन वीकनेस है हर्निया, मतलब पूरा ऑर्गन बाहर निकलता नहीं है बट ऐसा दिखता है कि समथिंग गोइंग आउट से, कोई बाहर आ रहा है, दैट इज अ हर्निया। अब हमें बाहर आने का रीजन क्या था? वीकनेस। बाहर आने का रीजन क्या था? वीकनेस। वीकनेस किसका था? एब्डोमिनल। किसका वीकनेस था? एब्डोमिनल मसल बोल सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल बोल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, इस वीकनेस को मिनिमाइज करना, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है तो मैश का यूज करते हैं। इस वीकनेस का स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना ताकि वहां से ऑर्गन बाहर नहीं आए, तो हम हर्नियल मैश का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं?
हर्नियल मैश का देखिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि ये आपका एब्डोमेन है, यदि ये आपका एब्डोमेन है और एब्डोमेन के ये रीजन है, ये आपके एब्डोमेन के 9 रीजन है, और पेशेंट का जो है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेशेंट को यहाँ पर हर्निया है, मतलब यहाँ पर पेशेंट का जो एब्डोमिनल वॉल और मसल्स थी वो वीक थी, तो वहां से ऑर्गन जो है बाहर की ओर आ रहा है, ऑर्गन जो है बाहर की ओर आ रहा है, तो हमें इस वीक में वापस सेल और टिश्यूज में स्ट्रेंथ कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हर्नियल मैश। और ये हर्नियल मैश जो है ये पॉलीप्रोपाइलिन मैश भी बोल सकते हैं, जो हर्निया को रिपेयर करने में यूज करते हैं। मैंने मेंशन किया है पॉलीप्रोपाइलिन ने जो कॉज क्या करती है, ये इन्फ्लामेशन करेगी, जिससे हम इस मैश को यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ इन्फ्लामेशन करेगी, जिससे प्रमोट टिश्यू ग्रोथ इन अराउंड मैश, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मैश के साइड में टिश्यू ग्रोथ होगा, और टिश्यू ग्रोथ होगा। मैश ने क्या किया, मैश ने इस वीक पार्ट को प्रोटेक्ट किया। रोहित ढिल्लन डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू रोहित फॉर योर 2 हार्टेड लव। अब ये मैश जो था ना, मैश ने उस वीक पार्ट के आगे आ गया, मतलब वहां से आपका हर्निया बाहर नहीं आएगा, और इस मैश के साइड में इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होगा, जिससे आपके सेल और टिश्यूज का ग्रोथ हो जाएगा, और फाइनली टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जब वहां एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अब अंदर का ऑर्गन जो है वो बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब दैट इज अ टेक्निक विल यूज टू प्रिवेंट वीकनेस और प्रिवेंट साइट ऑफ द हर्निया। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। इस जाली जो दिख रही है इसको हर्नियल मैश बोलते हैं, और हर्नियोग्राफी में यूज करते हैं, हर्नियोग्राफी में या हर्नियोप्लास्टी में हम यूज कर सकते हैं। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन। छाया द्विवेदी, शुक्रिया छाया। बरका बी पॉजिटिव बच्चा है ना, अभी तो नींद उड़ेगी धीरे धीरे। और बिल्कुल एक और बात आप देखिएगा, ऑलमोस्ट आज 30 अगस्त है, 10 दिन आप मान के चलिएगा, 10 दिन के बाद आपके परिवार का जेएनसी का सपना पूरा होने वाला है, और 10 दिन और पेशेंस बना के रखिएगा। मैं ये पेशेंस शब्द रोजाना इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हम पैनिक हो रहे होंगे, हमें एंजाइटी हो रही होगी, हमें डर लग रहा होगा, हमें ऐसा लग रहा होगा हम भूल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट कर, आप आंसर पुट कर पा रहे हो ना, मतलब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत कंटेंट भरा हुआ है। माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, गुस्सा कम करना, किसी को अनवांटेड वर्ड का यूज मत करना, फैमिली आपके आसपास कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का लेना, उसको थोड़ा वेट करना, फोकस टू क्रैक नॉर्सेट 2022 पे होना चाहिए। यदि जिंदगी में पूछे आपसे कि आपको क्या चाहिए, तो पहला शब्द निकलना चाहिए, मुझे नॉर्सेट को क्रैक करके एम्स में एम्प्लॉय बना, इट्स माय फर्स्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ। उसको हासिल करने के बाद फर्दर जो भी करना मैं करूंगा। इस हंगर को बनाए रखिएगा। आप जो लगातार मेहनत कर रहे हो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिएगा। आप बहुत अच्छा पढ़े हुए, ट्रस्ट रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, खुद पे भरोसा रखिएगा। रियली यू स्टडीड वेरी वेल। आप लोगों के आंसर जब मैं देख रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो आपने बहुत अच्छी स्टडी की है। बस हमें सीखना क्या है, हमें माइनस मार्किंग पे कंट्रोल सीखना, हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना, हमें अपने आप को काम और कूल रखना है। हमें अभी भी 4 से 5 या 6 घंटे की नींद पूरी करनी है, कि खोपड़ी में नींद जब पूरी नहीं होगी ना, तो आंसर निकलने के दरवाजे नहीं खुलेंगे। नींद पूरी होना जरूरी है। और एग्जाम से लगभग मैं 2 दिन पहले आपको कहूंगा कि आप पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने आप को रिलैक्स करिएगा, मस्त रहिएगा। उस 2 दिन में कुछ नहीं होगा, जो होना था पहले हो जाएगा, और उस 2 दिन में अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स करिएगा, काम करिएगा, ताकि हम बहुत अच्छा कर पाए। कल्पना डोनेटिंग 60 रुपीज, थैंक यू सो मच। ओके, टाइम पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन मैं देता रहूंगा बच्चों, चिंता नहीं करें आप। अगला एमसीक्यू कहता है कि द नर्स इज अ कंडक्टिंग सेमिनार। डियर नर्स जो है वो सेमिनार कंडक्ट करिए ऑन अ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसका टॉपिक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS। ध्यान से सुनिएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। द नर्स इज कंडक्टिंग सेमिनार। क्या सेमिनार कहां पर कंडक्ट करिए? टॉपिक के नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और विथ ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। और जो लोग सुन रहे हैं वो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने, पहली बार माँ बाप बने हैं,
देन न्यूबॉर्न बच्चे के लिए द नर्स टीचिंग शुड एम्फेसाइज। अब डियर नर्स उस टीचिंग में क्या एम्फेसाइज करेगी, इस एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा, ये तजुर्बा आपको भी लेना है नॉर्सेट के बाद में। द नर्स इज कंडक्टिंग सेमिनार ऑन सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चा जो है उसको हम कंसीडर करते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जब बेबी जो होता है, ध्यान से देखना बच्चों, बेबी जो होता है वो यदि प्रॉन पोजीशन में लेट गया, प्रॉन पोजीशन उल्टा लेटा, और उल्टा लेटने की वजह CO2 जो है उसका रिटेंशन हुआ। CO2 का क्या हुआ, रिटेंशन हुआ, क्योंकि उल्टा लेटने की वजह से बच्चे का जो मुंह है, बच्चे को थोड़ा ही पता कि मुझे लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना। व्हेन द बेबी इन अ प्रॉन पोजीशन, तो ऑक्सीजन जो है ले नहीं पाएगा और CO2 बाहर नहीं आ पाएगा। मेरी बात को समझना, ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा और CO2 बाहर नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली CO2 का रिटेंशन होगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। उसको साइलेंट डेथ भी कहते हैं, उसको साइलेंट डेथ भी कहते हैं। जब बेबी इज इन अ प्राउन पोजीशन, इट कांट एबल टू एक्सपेल आउट द CO2 विल बी रिटेन इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट मे कैन कॉज साइलेंट डेथ। और इसके बारे में डियर नर्स एम्फेसाइज कर रही है, तो कौन सा इंटरवेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट होगा, अवॉइडिंग सॉफ्ट बेडिंग। आजकल की जनरेशन को ना बड़ा सॉफ्ट वाला गद्दा अच्छा लगता है सोने के लिए, जिसमें यहां पर आप लेटोगे गद्दा इतना नीचे चला जाता है। जैसे होटल्स में हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो देखते इतना बड़ा गद्दा होता है, जैसे उस पर आप लेटोगे इतना डाउन हो जाता है। दे लाइक मोर, है ना। तो अवॉइड करना है क्या, सॉफ्ट बेडिंग। अभी में लिखा यूजिंग ए पिलो, क्या बच्चे के लिए पिलो का यूज करना है, बच्चों के लिए क्या पिलो का यूज करना, शुक्रिया एविल। या यूजिंग ए सॉफ्ट स्लीप सरफेस, बच्चा सोने के लिए सॉफ्ट स्लीप सरफेस हमें यूज करना है। या बच्चों मैंने लिखा है यहां पर दैट यू कैन सी एवरीवन, दैट यू कैन सी प्रमोटिंग को स्लीपिंग विद पेरेंट्स, बच्चे को पेरेंट के साथ सोने के लिए प्रमोट करना, या पेरेंट्स को बच्चे के साथ सोने के लिए प्रमोट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अब आप देखिएगा विच इज द करेक्ट वन, मतलब डियर नर्स क्या एम्फेसाइज करेगी, डियर नर्स जो है क्या एम्फेसाइज करेगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, यदि बेबी जो है यदि प्रॉन पोजीशन में लेटता है और सॉफ्ट बेड है, मतलब ये बेड है, इतना बड़ा गद्दा है, सॉफ्ट बेड है, और जैसे ही बेबी उस पर लेटा, जैसे ही बच्चा लेटा, तो ये बेड क्या हो गया, जैसे ही बेबी इस पे लेटा तो सॉफ्ट जो बेड की वजह से गद्दा नीचे चला गया और बच्चा जो है साइड से पूरी तरीके से इस बेड के सॉफ्टनेस से कवर हो गया। बेबी कैन नॉट एबल टू मेंटेन रेस्पिरेटरी पैटर्न। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें अवॉइड करना होगा सॉफ्ट बेडिंग, हमें अवॉइड करना होगा। ये हिदायत मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी है। व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू हैव किड्स, तो जरूर ध्यान रखिएगा सॉफ्ट बेड जो है वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। व्हेन द बेबी लेटा बच्चा ऐसे घूम के उल्टा सो गया, साइड से पूरा ब्लॉक हो जाएगा। जब ब्लॉक हो जाएगा तो CO2 बाहर नहीं आएगी, CO2 बाहर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और बच्चे का उससे लेटे लेटे ही डेथ हो जाएगी। और दैट कंडीशन वी कैन से दैट इज एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? Okay, fine. That A is the right answer. Okay, fine. नेक्स्ट बच्चों मैं आपको ब्रह्मास्त्र के बारे में बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र जो है, अभी नर्सिंग ऑफिसर जो बच्चे बनने जा रहे हैं उनका सबसे ट्रेंडिंग हो चुका है। ऑलमोस्ट पर डे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इस ब्रह्मास्त्र को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लगभग थ्योरी पूरी कर चुके हैं, लगभग MCQ सॉल्व कर चुके हैं। हर बच्चा चाहता कि मुझे एक शॉर्ट रिवीजन चाहिए, मैं शॉर्ट में सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकता हूं इंपॉर्टेंट बुलेट्स के साथ। तो ब्रह्मास्त्र में ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट है बच्चों। इस ब्रह्मास्त्र में क्या है, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट है, और ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट से बुलेट्स दे रखा है, बुलेट्स दे रखा है, और इन बुलेट से आप शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। बट याद रखना ये बुलेट सिर्फ आपके फोन में ही चलेगा, क्योंकि कलर्ड इमेजेस भी दिए हुए, कलर्ड इमेजेस भी दिए हुए जो आपको मदद करेगा। और इसको बाय करने के लिए 299 जो है
आप 9636032691 पे करके और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर JINC जोधपुर का आप ऐप डाउनलोड करके इसको बाय कर सकते हो, और ये एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले बहुत काम आएगी बच्चों। नेक्स्ट मैं पुट कर रहा हूं बच्चों, ए नर्स प्रिपेयर टू डिसकंटिन्यू IV ऑफ चाइल्ड विद द लो प्लेटलेट काउंट। मतलब पेशेंट जो है डिसकंटिन्यू कर रही है इंट्रावीनस लाइन को। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं लिखा ए नर्स प्रिपेयर टू डिसकंटिन्यू द IV ऑफ चाइल्ड विथ लो प्लेटलेट काउंट। बेबी है, बच्चा है और उसको लो प्लेटलेट है, याद रखना बच्चों, लो प्लेटलेट है, और लो प्लेटलेट की वजह से बच्चे को रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है ब्लीडिंग का। बच्चे को रिस्क क्या हो सकता है? ब्लीडिंग का रिस्क हो सकता है। अब इस बच्चे को IV कैनुला लगा हुआ था। ध्यान से समझना, जब MCQ आपको समझ में आ जाएगा तो आपके पास 100% आंसर होगा। ए नर्स प्रिपेयर टू डिसकंटिन्यू द IV ऑफ चाइल्ड विथ लो प्लेटलेट काउंट। बच्चा है जिसका प्लेटलेट काउंट कम है, उसका IV डिसकंटिन्यू करना है, और प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से क्या रिस्क हो सकता है? ब्लीडिंग का। तो स्पेशल प्रिकॉशन टेक बाय द नर्स व्हेन परफॉर्मिंग दिस नर्सिंग शुड इंक्लूड। तो डियर नर्स जो है वो स्पेशल क्या प्रिकॉशन लेगी इस बच्चे के IV कैनुला को रिमूव करने में? ये MCQ आपसे पूछा है, मैंने लिखा है कि अप्लाइंग ए स्टेराइल प्रेशर ड्रेसिंग ऑन द IV साइड। क्या जब पेशेंट का IV कैनुला हमने निकाला तो वहां पर हम लोग IV कैनुला वाली साइड पे प्रेशर ड्रेसिंग को अप्लाई करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो? मैंने बी में लिखा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द IV साइड फॉर 5 मिनट। क्या हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे जहां से हमने कैनुला रिमूव किया उस जगह 5 मिनट तक बच्चों। उसके अलावा सेंडिंग द टिप ऑफ IV कैथेटर टू द लेबोरेटरी फॉर कल्चर। क्या कैनुला निकालने के बाद में उस कैनुला की जो टिप है उसको हम लैब में भेजेंगे और पता करेंगे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कंटामिनेटेड तो नहीं है? या रीस्ट्रेनिंग द चाइल्ड फ्रॉम मूविंग द आर्म एंड IV साइड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर। क्या हम 1 घंटे तक बच्चे को बांध के रखेंगे? क्या हम 1 घंटे तक बच्चे को जो है वो बांध के रखेंगे? बच्चों ट्रिकी MCQ है, थोड़ा सोचना, कॉमन सेंस यूज करना। पहली बात तो बच्चे को बांध के नहीं रखेंगे, दूसरा लेबोरेटरी में हम सेंड नहीं करेंगे। इन दोनों में से आपको राइट करना। एक में पूछा स्टेराइल प्रेशर ड्रेसिंग, क्या हम ड्रेसिंग कर देंगे वहां पर? और बी में लिखा ड्रेसिंग करके छोड़ना होता है, और बी में लिखा कि हम 5 मिनट तक वहां पर प्रेशर पुट करके रखेंगे। 5 मिनट्स तक हम लोग प्रेशर पुट करके रखेंगे। विच वन इज द करेक्ट? डायरेक्ट प्रेशर करेक्ट होगा या ए राइट होगा? बच्चों ने बी लिखा है, ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी आंसर पुट किया है। इट्स ओके फाइन। यहां पर आपका आंसर जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जब भी ब्लीडिंग का रिस्क होता है ना, या तो ब्लीडिंग जो है या उसका रिस्क है, या बच्चों ब्लीडिंग प्रेजेंट है, या जो है ब्लीडिंग प्रेजेंट है, इन दोनों कंडीशन में हमें डायरेक्ट प्रेशर पुट करना है। क्या करना है बच्चों? डायरेक्ट जो है वो प्रेशर पुट करना है, और डायरेक्ट प्रेशर जो है यहां पर 5 मिनट तक, ताकि पेशेंट का जो ब्लड है वो एक्सपल आउट ना हो। तो जिन बच्चों ने बी लिखा उनका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली फाइन है। पुट प्रेशर फॉर 5 मिनट्स। जैसे आप लोग एक कंडीशन पढ़ते हैं, आप एक कंडीशन पढ़ते हैं कि ABZ जब एनालिसिस हम कर रहे हैं उसके लिए जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जब ब्लड सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, तो ब्लड सैंपल लेने के बाद में आपके पास 2 कंडीशन होता है। एक तो वो पेशेंट होता है जिसके साथ विथ एंटीकोगुलेंट, उसको एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही है, वो पेशेंट जिसको एंटीकोगुलेंट ड्रग चल रही है तो उसको तो ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होगा। तो इस पेशेंट को हम लोग 10 मिनट तक डायरेक्ट प्रेशर पुट करते हैं जहां पर हमने ब्लड रिमूव किया। और एक वो पेशेंट है जो विदाउट एंटीकोगुलेंट, मतलब उसको कोई एंटीकोगुलेंट ड्रग नहीं चल रही है, वह हम लोग 10 मिनट तक प्रेशर पुट करते हैं। ये 2 पैरामीटर भी यदि आपको याद हो, हम ABG एनालिसिस में पढ़ते हैं कि एक पेशेंट है, जब ABG एनालिसिस लिए हमने सैंपल लेते हैं, सैंपल हमेशा आर्टरी और मोस्ट कॉमन रेडियल आर्टरी से लेते हैं। तो जब हमने सैंपल लिया तो उस समय हमने देखा कि
एटलीस्ट जो है 10 मिनट तक हम लोग प्रेशर पुट कर सकते हैं उस पेशेंट के लिए जिसको एंटी कोगुलेंट चल रहा है, और 5 मिनट उस पेशेंट के लिए जिसको एंटी कोगुलेंट ड्रग नहीं चल रहा है. दैट यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन. नाउ अर्ली साइन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन द पेशेंट इज, देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम का अर्ली साइन कुछ है. पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपार्टमेंट जो है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है. कंपार्टमेंट सिंड्रोम की मीनिंग आपको बता देता हूं. ये देखा जाए तो एक कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं. इसका कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं. दूसरा ये प्लास्टर कास्ट का कॉम्प्लिकेशन भी हम कह सकते हैं, प्लास्टर कास्ट का. बट कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर बनेगा. इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ. यहाँ एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा. कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, सपोज ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, और इस बोन के साथ में ये आपकी मसल है, ये आपकी मसल. अब क्या हुआ बच्चों, ये जो बोन थी, ये जो बोन थी, ये बोन क्या हुई, ब्रेक हुई. ये बोन क्या होगी, ये ब्रेक हो गई. और जैसे बोन ब्रेक हुई तो यहाँ पर क्या निकला, ब्लड निकला, ब्लीडिंग हुई. यहाँ पर क्या होगा, ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग हुआ. इधर भी क्या हुआ, ब्लीडिंग हुआ. तो मतलब क्या हुआ, जो ये आपकी मसल्स थी, ये आपकी मसल्स जो थी, अब आप देखोगे यहाँ पर प्रेशर बढ़ा, या क्या बढ़ेगा, या इंक्रीज प्रेशर. इस प्रेशर के इंक्रीज होने का रीजन क्या समझना. एक्चुअली ये नॉर्मल बोन थी, ये आपकी मसल थी. जैसे ही बोन ब्रेक हुआ तो वहां से ब्लीडिंग हुआ, और ब्लीडिंग होने की वजह से उस कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ा, उस कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ा. जब कंपार्टमेंट का प्रेशर बढ़ा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो यहाँ से जो ट्रेवल करने वाला ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ये भी कंप्रेस हुआ, नर्व सप्लाई भी कंप्रेस हुआ, ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हुआ. ये क्यों हुआ, क्योंकि बोन फ्रैक्चर होने की वजह से जब ब्लड का एक्यूमुलेशन बढ़ा तो कंपार्टमेंट के अंदर का प्रेशर बढ़ा. जब कंपार्टमेंट के अंदर का प्रेशर बढ़ा तो आपका नर्व कंप्रेस हुआ, आपकी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ. जब नर्व कंप्रेस हुआ, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुआ, तो आपके एक्सट्रीमिटीज, डिस्टल बॉडी पार्ट जो होगा उसके फंक्शन लॉस होगा, उसके फंक्शन लॉस होगा. आपको समझ में आ रहा है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? तो अब मैंने ये पूछा है कि यदि किसी पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है तो अर्ली साइन क्या होगा. मतलब एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछता है कि अर्ली साइन क्या है, लेट साइन क्या है. तो मैंने आपसे पूछा है अर्ली साइन क्या होगा, जल्दी क्या दिखेगा. तो क्या एस्केलेटिंग पेन इन अ फिंगर. एस्केलेटिंग पेन का मतलब होता है जैसे ये आपका फिंगर है, जैसे आप फिंगर को ऐसे थोड़ा सा मूव करोगे, थोड़ा सा मूव करोगे तो दर्द होगा. दैट काइंड ऑफ पेन वी कैन से एस्केलेटिंग पेन. दैट काइंड ऑफ पेन वी कैन से एस्केलेटिंग पेन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. दूसरा पल्सलेसनेस. क्या पल्स फाइंड आउट नहीं होगा, क्या पल्स फाइंड आउट नहीं होगा. पल्सलेसनेस को बोल सकते हैं absent ऑफ पल्स, इसको हम बोल सकते हैं absent ऑफ पल्स. देन सी में लिखा पेन इंटेंसिफाइड विद द पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट. दर्द कब होगा, जब उस एक्सट्रीमिटीज को पकड़ के आप ऐसे मूवमेंट कराओगे. जब कोई भी एक्सट्रीमिटीज के पकड़ के मूवमेंट करवाता है उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों, पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कहते हैं. क्या इस पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट के समय दर्द होगा, या मेरे बच्चों तीनों सही नहीं है, तीनों सही नहीं है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, क्विक आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा. विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन. मैंने पूछा अर्ली पूछा है, देखिए अर्ली पूछा है, अर्ली पूछा है. आपको अर्ली साइन बताना, मैं आपके सामने जल्दी जो पता चलेगा वो साइन बताना जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होता है. यहां पर बच्चे आप गलत आंसर दे रहे हो, आप गलत आंसर दे रहे हो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. आपका आंसर गलत जा रहा है. जस्ट वेट एंड वॉच. नहीं पता तो सब्र तो करें, सब्र तो करें. देखिए पल्सलेसनेस जो है ये लेट साइन है बच्चों, इसको हम लेट साइन कहते हैं. लेट साइन क्यों कहते हैं कि लगातार यदि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपने ट्रीट नहीं किया तो पूरी तरीके से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और पल्स फेल्ट नहीं होगा. तो ये तो हो गया लेट साइन, तो ये नहीं है. पेन इंटेंसिफाई इसको बोलते हैं कार्डिनल साइन, कार्डिनल बोल सकते हैं, हॉलमार्क, हॉलमार्क साइन बोल सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट साइन है जिससे हमें पता चलेगा कि प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो ये भी बाहर हो गया. अब आपके पास एस्केलेटिंग पेन इन द फिंगर,
जब आप फिंगर को एस्केलेट करोगे, दबाओगे, से प्रेशर डिलीवर करोगे तो दर्द होगा, मतलब आपका नर्व इंपेयरमेंट हो रहा है, नर्व इंपेयरमेंट हो रहा है। ये अर्ली साइन पूछा है मैंने आपसे, अर्ली साइन पूछा, फिर से कह रहा हूं, मैंने आपसे लेट साइन नहीं पूछा है, अर्ली साइन पूछा। मेरे एमसीक्यू पढ़िएगा, अर्ली साइन पूछा है। जैसे ही आप किसी भी बॉडी पार्ट को फ्रैक्चर होने के बाद फिंगर को चलाने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पर आपको एस्केलेटिंग मूवमेंट जब होगा ना तो दर्द होगा, मतलब आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। जब डेवलप हो जाएगा तो पल्सलेसनेस मिलेगा ना, तो पल्सलेसनेस को लेट साइन बोलते हैं। माइनर चीजें आपको याद रखना, अर्ली साइन एमसीक्यू पूछा जाता है, लेट साइन एमसीक्यू पूछा जाता है, कार्डिनल साइन का एमसीक्यू पूछा जाता है। अब आपके पास तीनों ऑप्शन है, आपको एक देखना है कौन सा सही होगा। एस्केलेटिंग द पेन इन द फिंगर, दिस इज योर अर्ली साइन, ये आपका राइट आंसर है। लेट साइन में पूछेंगे तो आपको पल्स लेस लिखना है। कार्डिनल और हॉलमार्क साइन पूछेंगे तो आपको लिखना पेन इंटेंसिफाई ड्यूरिंग पैसिव रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। दैट वी कैन नॉट से सी। सी जो है, कुछ बच्चे कह रहे सर सी क्यों नहीं होगा? सी पेशेंट खुद नहीं फाइंड आउट कर सकता। सी के लिए पेशेंट का हाथ पकड़ के मोड़ना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा पेशेंट को दर्द हो रहा, पेशेंट को दर्द हो रहा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, अब क्लियर हुआ? ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, एक आपको इमेज मैंने यहां पर पुट किया, इसको थोड़ा समझना, और ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है। ये जो है ये नॉर्सेट का एमसीक्यू बन सकता है। जस्ट यू शुड वेट एंड वॉच। मैं कह सकता हूं कि नॉर्सेट 2022 में आपसे पूछा जा सकता है। पहले आप इस एमसीक्यू को पढ़िएगा, फिर आप आंसर लिखिएगा। आई वाज पुटेड हियर, ए नर्स इज अ कंसर्न दैट अ क्लाइंट मे बी एट रिस्क फॉर over sedation from opioid therapy, over sedation from opioid therapy। MCQ समझिएगा, a nurse is concerned that the client may be at risk over sedation किसकी वजह से? from opioid therapy using a patient कंट्रोल एनाल्जेसिया, जिसको हम पीसीए बोलते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। द मोस्ट रिलायबल असेसमेंट फॉर द पॉसिबल ओवर सडेशन टू चेक। देखिए बच्चों, ये कहानी समझाता हूं। ये पीसीए क्या होता है ये समझना होगा। पीसीए क्या होता है, इस पिक्चर को थोड़ा सा देखना। ये एक तरह की डिवाइस दिख रही है, इस डिवाइस के अंदर सेडेटिव ड्रग्स है। सेडेटिव बोल सकते हैं, एनेस्थेटिक सब्सटेंस, और इसको पेशेंट के आईवी लाइन में कनेक्ट कर रखा है। और एक डिवाइस जो है पेशेंट के हाथ में आपको दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है, यदि पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो उस डिवाइस को कंप्रेस करता है। जैसे ही डिवाइस को कंप्रेस करेगा तो लिटिल सेट अमाउंट आपके वेन में इंजेक्ट हो जाएगा और आपको सेडेशन मिल जाएगा और आपका दर्द रिलीफ हो जाएगा। फिर आप जगे, फिर आपको दर्द हुआ, फिर उस डिवाइस को कंप्रेस करना है। जैसे ही आप डिवाइस को कंप्रेस करोगे, फिर इस इन्फ्यूजन डिवाइस से वो सब्सटेंस आपके वेन में चला जाएगा, आपको दर्द रिलीफ हो जाएगा और आप सो जाओगे। और यदि ये बार बार कंप्रेस करने की वजह से डोज आपकी बॉडी में एक्सेस हो गया, यू आर ऑन ओवर सडेट, आप बहुत ज्यादा ड्रग का डोज ले चुके हो, तो डियर नर्स जो है वो रिलायबल, देखिए मोस्ट रिलायबल असेसमेंट इस पॉसिबिलिटी के लिए क्या होगा? एमसीक्यू समझ में आया? इस पीसीए का क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में यही था कि नर्स कंसर्न कर रही है, किसके साथ कंसर्न कर रही है? वो पेशेंट जो रिस्क है ओवर सेडेशन फ्रॉम ओपियोइड थेरेपी यूजिंग पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, जो ये डिवाइस के थ्रू पेशेंट अपने आप अपना एनाल्जेसिया कंट्रोल कर रहा है, और उसका यदि ओवरडोज हो गया तो चेंज इन द लेवल ऑफ पेन रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट। पेन के लेवल में चेंज को रिपोर्ट करना, क्या ये सबसे रिलायबल असेसमेंट होगा? क्या ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल रिकॉर्डेड बाय द पल्स ऑक्सीमेट्री, क्या हाउ इजीली द क्लाइंट कैन बी रोज्ड फ्रॉम स्लीपिंग, या बच्चों द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड यूजिंग कैप्नोग्राफी।
देखिए अब आपको आंसर देना है एक्चुअली, और मैं समझाता हूं। जब ओवर सिडेट होगा ना, ओवर सिडेशन में आपका जो रेस्पिरेटरी साइकिल है ये इम्पेयर्ड होता है। रेस्पिरेटरी साइकिल जो है ये इम्पेयर्ड होता है। मतलब जब आप ज्यादा सडेशन चले जाओगे, यू कैन नॉट एबल टू मेंटेन योर रेस्पिरेटरी साइकिल। तो रिलायबल असेसमेंट पूछा है कि मोस्ट रिलायबल असेसमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको आंसर देना है, अब आपको आंसर देना। आइडिया नहीं तो बच्चों वेट करना, गलत मत लिखना, मैं फिर से समझा रहा हूं, गलत मत लिखना। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर डी सही होगा, डी सही होगा, बच्चे आंसर लिख रहे हैं। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर है। एक्चुअली क्या है, ये जो कैप्नोग्राफी है ना, ये कैप्नोग्राफी आपके CO2 का लेवल मॉनिटर करता है, CO2 का लेवल मॉनिटर करता है। दैट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ। कैप्नोग्राफी जो डिवाइस है, एक्चुअली हुआ क्या, जब पेशेंट ओवर सडेट हुआ, ओवर सडेट हुआ तो उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न फेल हो गया, तो CO2 का लंग्स में एक्यूमुलेशन बढ़ गया, और हमें CO2 का लेवल चेक करना, हमें CO2 का लेवल चेक करना है। तो CO2 का लेवल किससे चेक करेंगे, हम कैप्नोग्राफी से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, कैप्नोग्राफी। मैं कैप्नोग्राफी का तरीका बताऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। कैप्नोग्राफी डिवाइस विल यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ CO2, जो नॉर्मली 35 टू 45 एम ऑफ Hg होता है, ये इसका नॉर्मल लेवल है CO2 का। यदि CO2 का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब सीधा कैप्नोग्राफी या टॉक्सिटी पे यूज करते हैं बच्चों। और डिवाइस का मैंने कहा था, पंप कनेक्ट थ्रू द ट्यूब एंड वेन योर बॉडी, देन यू प्रेस ए बटन व्हेन यू फील पेन, पंप गिव यू डोज ऑफ मेडिकेशन, सेट योर डॉक्टर। तो डॉक्टर ने इस इन्फ्यूजन पंप में जो डोज सेट कर रखा है, वो डोज आपको मिल जाएगा और आपका दर्द आराम आ जाएगा। बट कभी कभी ओवर हो जाता है, कभी बिल्कुल बिल्कुल तरुण, कभी कभी ये ओवर हो जाता है, और ओवर होने की वजह से द पेशेंट गोइंग टू गेटिंग व्हाट द गेटिंग, दैट इज अ सेडेशन। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। मैं नेक्स्ट MCQ की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन पढ़िएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट स्किन ट्रैक्शन। मैं 4 ट्रैक्शन का नाम लिख रहा हूं, मैं यहाँ 4 ट्रैक्शन का नाम लिख रहा हूं। इन चारों ट्रैक्शन में से कौन से ट्रैक्शन को हम स्किन ट्रैक्शन नहीं कहते? आउट ऑफ फॉलोइंग पूछे, आउट ऑफ फॉलोइंग पूछे। मोहित जस्ट वेट एंड वॉच बच्चा। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए स्किन ट्रैक्शन, इनमें से कौन सा स्किन ट्रैक्शन नहीं है? ऐसे MCQ GMCS ने पूछा था। तो आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए स्किन ट्रैक्शन, क्या रसल ट्रैक्शन को हम कहेंगे स्किन ट्रैक्शन नहीं है? क्या हेलो वेस्ट को कहेंगे स्किन ट्रैक्शन नहीं है? क्या डनलप को कहेंगे स्किन ट्रैक्शन नहीं है? क्या ब्रियान ट्रैक्शन को कहेंगे स्किन ट्रैक्शन? थैंक यू अनु। कौन सा जो है वो स्किन ट्रैक्शन नहीं है? क्विक आंसर पुट करेगा। क्वेश्चन आपके सामने, विच इज नॉट ए स्किन ट्रैक्शन, विच इज नॉट ए स्किन ट्रैक्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, फटाफट आंसर पुट करेगा। शुभांगी, लवली कोटवार, परीक्षा ऋषि। आप तो बच्चों ऐसे लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है, सच में, है ना, दिल खुश कर देते हो आप। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, रियली ग्रेट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आपने कहा कि सर जो है हेलो वेस्ट जो है ये स्किन ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल ये जो है ये स्केलेटल ट्रैक्शन है। ये क्या है बच्चों, ये स्केलेटल ट्रैक्शन है, और ये हम यूज करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम यूज करते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस में हम यूज कर सकते हैं, या सर्वाइकल अबनॉर्मलिटीज में हम यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, गर्दन को क्या है अपनी जगह से फिक्स कर देते हैं, 2 ओपनिंग यहाँ पर करते हैं स्कल में, और नेक को सपोर्ट देते हैं। यू कांट एबल टू टर्न योर नेक राइट टू लेफ्ट, और ये ट्रैक्शन को हमको हेलो वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो वेस्ट कहते हैं बच्चों, जो गर्दन के मूवमेंट को जो है इमोबिलाइज करता है। रसल जो है, देखा जाए तो रसल जो है ये स्किन ट्रैक्शन है, फीमर फ्रैक्चर में हम यूज कर सकते हैं। फीमर फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, उसमें स्पाज्म को मिनिमाइज में, ये यूमरस के फ्रैक्चर में हम यूज कर सकते हैं। ब्रियान जो है ना, ये भी फीमर फ्रैक्चर, एग्जाम के MCQ बन सकता है, ये भी फीमर फ्रैक्चर में हम यूज करते हैं। बट ये अंडर 6 ईयर चिल्ड्रन, 6 ईयर चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चा 6 साल से छोटा है, उस बच्चे में हम ये कॉमनली यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक बेबी है, उसकी उम्र 6 साल से कम है, उसको फीमर फ्रैक्चर हुआ, उसको फीमर फ्रैक्चर। थैंक यू राहुल लोहार। 6 साल से छोटा उम्र का बच्चा है,
और उसको फीमर फ्रैक्चर हुआ है, तो उस बच्चे को हम लोग ब्रियान और इसको गालव भी बोल सकते हैं। ब्रियान ट्रैक्शन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अनुराधा, अनुराधा मेरा बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी फ्लो में जो नाम दिखते हैं बच्चों के उसके रिमेम्बर हो जाते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं आप सभी मेरे दिल में बसते हो, तो हमेशा कभी ऐसा मत सोचना कि आप अलग हैं। आई रियली लव यू लॉट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आप जेएनसी का हिस्सा हो, जेएनसी परिवार का हिस्सा हो, तो ऐसा कभी नहीं सोचना बच्चों। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट वन देखिएगा, एक मजेदार क्वेश्चन आपको शेयर करता हूं कि ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट। बर्थिंग सूट, एक क्वेश्चन समझना। बर्थिंग सूट का मतलब होता है प्लेस वेयर डिलीवरी कंडक्ट। वो जगह जहां पर हम डिलीवरी को कंडक्ट करते हैं, वो हॉस्पिटल हो सकता है, वो हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है, वो हॉस्पिटल का लेबर रूम हो सकता है, वो हॉस्पिटल का लेबर रूम हो सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो मैंने कहा है एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द बर्थिंग सूट। बर्थिंग सूट का मतलब वो जगह जहां पर डिलीवरी कंडक्ट होना है इन अर्ली एक्टिव लेबर। कब एडमिट हुआ? अर्ली एक्टिव लेबर में। विच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी? कौन सा नर्सिंग एक्शन जो है प्रायोरिटी पे होगा? ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस, जब हम पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उस समय कौन सा? थैंक यू सुरक्षा कश्यप। तो कौन सा जो नर्सिंग इंटरवेंशन है दैट विल बी इज ऑन प्रायोरिटी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूं। एक पेशेंट है, वो एडमिट हुआ है बर्थिंग सूट। बर्थिंग सूट का मतलब वो जगह जहां पर पेशेंट की डिलीवरी होनी है। कब हुआ? अर्ली एक्टिव लेबर में हुआ। और डियर नर्स जो है वो प्रायोरिटी क्या लेगी? ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस बच्चों याद रखिएगा, मैंने लिखा है कि ऑब्टेनिंग द ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। क्या हम पेशेंट की हिस्ट्री को ऑब्टेन करेंगे? देन बच्चों असर्टेनिंग वेदर द मेम्ब्रेन हैव रप्चर। क्या पेशेंट का जो है वो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ कि नहीं हुआ? या ऑस्कल्टिंग फीटल हार्ट रेट। और या बच्चों डिटरमाइनिंग व्हेन द लास्ट मील वाज टेकन। लास्ट खाना कब खाया, ये हम डिटरमाइन करेंगे क्या? अब आपको सही आंसर पुट करना बच्चों। थैंक यू लोमस साहू, शुक्रिया। दैट यू अंडरस्टैंड एवरीवन विच इज द राइट वन। देखिए एक बात का ध्यान रखना, कभी भी पेशेंट अर्ली एक्टिव लेबर का मतलब है टाइम से पहले वो लेबर की कंडीशन है, जब उसको हॉस्पिटल लेके आए तो लेबर प्रोसेस जो है प्रोग्रेस है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना कि बेबी जो है, बच्चा जो है, फीटस जो है, फीटस कैसा है। और फीटस कैसा हमें बाहर से कैसे पता चलेगा? हमें फीटल हार्ट रेट को देखना है कि बच्चे की हार्ट रेट यदि हमें मिल रही, बेबी की हार्ट रेट हमें मिल रही, बेबी मदर के यूट्रस में है, इसका मतलब बच्चा सुरक्षित है ना। तो हम फर्दर मैनेजमेंट को कैरी कर सकते हैं। तो इन्होंने ये पूछा कि प्रायोरिटी, देखिए बच्चों मैंने प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन पुट किया है कि व्हाट इज द एक्शन या नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में सबसे प्रायोरिटी पे हम किसको लेंगे? तो बच्चों आपको आंसर लिखना है कि ऑस्कल्टिंग द हार्ट रेट। बच्चे की हार्ट रेट यदि हमें सुनाई दे दी, इसका मतलब बच्चा सुरक्षित है। अब हम फर्दर सिस्टमेटिकली केयर के साथ डिलीवरी को कंडक्ट कर सकते हैं। दैट अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है? विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन असेसिंग द क्लाइंट विद द हाइपरथायरॉयडिज्म? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब इन्होंने कहा है कि कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है आप एक्सपेक्ट करोगे असेस करते समय पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है। मतलब पेशेंट को क्या हुआ है? हाइपर सिक्रीशन हुआ। क्या हुआ बच्चों? हाइपर सिक्रीशन। किसका हाइपर सिक्रीशन हुआ है? T3 और T4 का, जिसकी वजह से पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ। क्या हुआ बच्चों? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है, मतलब T3 और T4 का लेवल जो है वो बढ़ गया है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट का क्लिनिकल फाइंडिंग पूछा सिंह अभिषेक परमार। थैंक यू अभिषेक, शुक्रिया बरका। अब क्वेश्चन क्या कहता है? विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट
व्हेन असेसिंग द क्लाइंट विद द हाइपरथायरॉयडिज्म, हमें पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म को असेस करते समय क्या क्या फाइंडिंग आपको मिल सकती है, उनको सिलेक्ट करना है, उनको सिलेक्ट करना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, क्या डायरिया होगा, क्या लिस्टलेसनेस होगा, हाँ बिल्कुल एम्स ऋषिकेश वाला एमसीक्यू, क्या वेट लॉस होगा, क्या ब्रेडिकार्डिया होगा, क्या डिक्रीज एपेटाइट होगा। बच्चों देखिएगा, T3 और T4 का जब लेवल बढ़ रहा है, T3 और T4 का जब लेवल बढ़ रहा है तो पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ रही है, पेशेंट का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पेशेंट का हार्ट रेट भी बढ़ रही है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या क्या जो है वो फाइंड आउट होगा, क्या क्या जो फाइंड आउट। अब ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा, क्योंकि ट्रैकीकार्डिया होगा तो ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा। दूसरा वेट गेन होने सारा ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके सामने, 4 ऑप्शन है। शुक्रिया मोहित, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जेएनसी की आर्मी आ रही है गुलेरिया जी, बिल्कुल आ रही है, और एम्स दिल्ली में ही परचम लहराएगी बच्चों। शुक्रिया अनु कश्यप। अब आपको आंसर पुट कर देखिए, जब हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ ना, तो मैंने कहा ना कि T3 और T4 का लेवल बढ़ा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा, तो रेट बढ़ेगा तो वेट जो है डेफिनेटली लॉस होना चाहिए। एक तो सी करेक्ट हो गया। दूसरा, इसके पेरिस्टाल्टिक जो है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होने के चांस है बच्चों, डायरिया हो सकता है। तो आपका आंसर क्या, ए और सी। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन, बिल्कुल बच्चों ने ए और सी जो है वो ऑप्शन पुट किया। तो मैं लविंग फ्यूचर्स नर्सिंग ऑफिसर, आज का सेशन जो था यहीं तक था। मैं कल सुबह 8 बजे रीजनिंग और मैथ्स का भंडारा आपको देखने को मिलेगा। फिर 10:30 को मैं लेके आ रहा हूं मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस के लिए एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ एक और क्लास, और हम एक कदम और बढ़ेंगे नॉर्सेट की तरफ। अब धीरे धीरे एम्स जो है वो जेएनसी के बच्चे एम्स पे कब्जा करते जा रहे हैं, और एक कदम हमारा और आगे बढ़ेगा। और यही मेहनत, यही जुनून, यही जज्बा, यही शिद्दत नॉर्सेट क्रैक करने में मदद करेगी। तो कल फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, खुश रहिएगा, हेल्थी रहिएगा, नॉर्सेट क्रैक करना। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।